हाँ जी, नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मेहनत कर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और मेडाइवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 23 पर हम पहुंच गए हैं और आज हमें शाहजहां के बारे में पढ़ना शुरू करना है। जहांगीर को हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज एक दो बातें जहांगीर के बारे में लास्ट क्लासेस में रह गई थी, उनको पढ़ लेंगे शुरुआत में और उसके बाद हमारा शुरू होगा शाहजहां। लेकिन आज थोड़ा सा पहले पीछे का क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आप जानते हो रिवीजन के लिए मैं हमेशा में इतना फोकस इसलिए रहता हूं क्योंकि रिवीजन ही आपको इस परीक्षाओं में उत्तीर्ण करवाएगा। सबसे पहले मुगल साम्राज्य भारत पर कब से कब तक रहा? टोटल में बताऊं तो 1526 से 1857 तक। पहला राजा था कौन? बाबर। आखिरी राजा भी हम पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर। ठीक है। मुगल साम्राज्य में सबसे पहले आए मिस्टर बाबर। बाबर 1526 से 1530 तक रहे। इनके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। फिर उसके बाद आए इनके पुत्र मिस्टर हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1556 तक भले ही गद्दी पर बैठा, लेकिन 1540 से 1555 तक वो भारत से बाहर रहा या भारत की गद्दी पर नहीं रहा। कुल मिला के इन दिनों अगर भारत की गद्दी पर किसी का शासन रहा तो वो कौन सा वंश था? सूर्यवंश। और इस सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद गद्दी पर बैठा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, पूरे मुगल सल्तनत का सबसे महान बादशाह। ये 1556 से 1605 तक गद्दी पर बैठा। ठीक है। इसके बाद अकबर के बारे में तो हमने बहुत तामझाम पढ़े। अकबर को पढ़ने का एक सीक्वेंस था हमारा। सबसे पहले हमने अकबर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जबकि 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। इसमें हमने बहुत जरूरी युद्ध पढ़े हैं। सारे वॉर्स आपको याद होने चाहिए। 1526 का पानीपत का पहला युद्ध, 1527 का खानवा का युद्ध, 1528 का चंदेरी का युद्ध, 1529 का घाघरा का युद्ध। ये बाबर के सबसे महत्वपूर्ण भारतीय युद्धों से एक थे। ये चारों आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद हुमायूं ने देखा 1531 में कालिंजर गया लड़ने, 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ा, 1538 में ये बंगाल जीतने गया, जन्नताबाद उसका नाम रखा, 1539 में ये शेरशाह सूरी से चौसा का युद्ध लड़ा, 1540 में कन्नौज के युद्ध में ये बिलग्राम में हार गया। फिर 1555 में इसने दो युद्ध लड़े, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा सरहिंद का युद्ध। ये हुमायूं का युद्ध है। फिर अकबर ने तो अकबर का सबसे मेन है 1556 का पानीपत का दूसरा युद्ध। किससे हुआ था? आदिल शाह के मशहूर सेनापति हेमू से, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है। और फिर लाइन से अगर युद्ध तो इसने बहुत सारे करे। इसने चुनार जीता, इसने आसपास के सारे एरिया को, गुजरात को जीता, बंगाल को जीता, उड़ीसा को, बिहार को, जम्मू कश्मीर को, अफगानिस्तान को, काबुल, कंधार, नीचे गया दक्षिण भारत जीता, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक कौन है? एक इसका पानीपत का दूसरा युद्ध और दूसरा 1567 में उदय सिंह से जो इसका युद्ध हुआ, और सबसे मेन इसका 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध। ये अपने को याद रखने। अकबर के कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध ये रहे 1576 हल्दी घाटी, 1567 में हुआ है इसका उदय सिंह से और 1556 में हेमू से। फिर उसके बाद हमने पढ़ने शुरू करे जहांगीर, मिस्टर जहांगीर को पढ़ा। और जहांगीर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जहांगीर 1605 से 1628 तक गद्दी पर बैठेगा। अब इसके बाद अपने को पढ़ना होगा आज शाहजहां। शाहजहां का कार्यकाल रहेगा 1628 से 1658 या कहीं कहीं मिलता है 1659। ये हमें मोटे मोटे सबके अगर टाइमलाइन याद हो जाते हैं ना, तो हिस्ट्री में देखो कुछ चीजें ऐसी ये आपको याद नहीं करनी। ये ऐसे नहीं किसी एग्जाम से आपसे पूछी जाती है, पूछी भी नहीं जाती, लेकिन ये आपको हिस्ट्री की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। आपको अगर टाइमलाइन समझ आ जाए ना, तो आपको हिस्ट्री समझनी बड़ी आसान हो जाती है। और फिर इसके बाद 1707 तक रहेगा औरंगजेब। 1559 से 1707 तक औरंगजेब गद्दी पर बैठेगा। 1707 में उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर उसका बेटा बैठेगा। ठीक है। तो जहांगीर के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब जहांगीर के बारे में हमने इसका वैवाहिक जीवन भी पढ़ लिया। अनारकली, नूर जहां, जगत गोसा, ईमान बाई, चारों इसके वैवाहिक जीवन पढ़ लिए। इसकी दक्षिण भारत नीति हमने पढ़ ली। मलिक अंबर से ये लड़ा। उसके बाद 1622 में शाहजहां इसका विरोध कर देता है ना, हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा कि इसने बहुत सारे सामाजिक सुधार करे थे।
इसने न्याय व्यवस्था को उत्तीर्ण बनाने के लिए इसने कुर की व्यवस्था शुरू करी, नाक कान काटने की व्यवस्था शुरू करी, पशुपालन की हत्या पे इसने रोक लगाने की कोशिश करी। त्योहार वाले दिन छोड़ के आप पशु हत्या नहीं कर सकते थे, हफ्ते में एक दिन ऐसा हुआ करता था। रविवार बृहस्पतिवार को इसने पशु हत्या करनी बंद करने की कोशिश करी। इसने जुआ पर रोक लगाने की कोशिश करी। चित्रकला इसके समय मुगल सल्तनत का अगर चरमो उत्कर्ष, अगर सबसे ऊपर चित्रकला किसी के पीरियड में गई तो वो जहांगीर के समय में गई। क्यों? क्योंकि इसको चित्रकला में बहुत इंटरेस्ट था। इसने लाहौर में अनारकली का मकबरा बनवाया था और उस पर एक लाइन लिखी थी कि अल्लाह मुझे अगर एक बार और मेरी प्रेमिका का हंसता हुआ चेहरे का दीदार करने का मौका देगा तो मैं इस अल्लाह का कयामत के दिन तक शुक्रिया अदा करूंगा। देख रहे हो कैसे अनारकली के लिए लिखवाया था इसने। और फिर हमने नूरजहां के बारे में पढ़ा कि नूरजहां जब जहांगीर 1622 के पास से बीमार पड़ना शुरू हो गया था तो सारी प्रशासनिक ताकतें नूरजहां के हाथ में आने लगी थी। नूरजहां की मम्मी थी असमत बेगम, पिताजी थे एतमातुद्दौला और पापा का, इसके भाई का नाम था आसफ खान। आसफ खान की ही बेटी थी मुमताज, जिसकी 1612 में शादी किससे कर दी गई थी? शाहजहां से। ये सब हम पिछली क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक बार मैंने आपका रिवीजन कराया बहुत शॉर्ट में। असमत बेगम पहली ऐसी मुगल सल्तनत में औरत थी, महिला थी, जिन्होंने गुलाब के रसों का इस्तेमाल करके इत्र बनाया था। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एतमातुद्दौला जो नूरे जहां के पिताजी थे, उनका मकबरा बनवाया गया उनकी मृत्यु के बाद, जिसमें पहली बार सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। और वहीं से शाहजहां इतना प्रभावित हुआ था कि अपने ससुर के मरने पे जो मकबरा बना और उसमें जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था सफेद संगमरमर, उसी पत्थर को उसने बाद में जाके इस्तेमाल करवाया था मुमताज के लिए ताजमहल में। एक्चुअली नाम पहले उसका मुमताज महल था, ताज तो उसको बाद में बोला गया, पहले उसका नाम क्या था? मुमताज महल, क्योंकि वो मुमताज के लिए बनाया गया था। वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन हमें जहांगीर के बारे में एक चीज और याद रखनी है कि देखो जहांगीर गद्दी पर बैठा, लास्ट चीज है बस जहांगीर के बारे में अपने को पढ़ना है। जहांगीर गद्दी पर बैठा था 1605 में, ठीक है। अभी जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ना शुरू करेंगे या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि 1498 से यूरोप के लोग भारत में आना शुरू हो गए थे। और 1498 में सबसे पहले अगर समुद्री रास्ते से कोई भारत आया तो उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक है जी, क्या नाम था? वास्को डी गामा। यहां पर बच्चे बोलते हैं भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी। अरे भाई 1498 में आया है वो वास्को डी गामा। भारत बना हुआ है 50,000 साल 10,000 साल पहले। 50,000 ज्यादा निकल गया, फिलो में अपने देश के लिए निकल जाता है। ठीक है, भारत की संस्कृति इतनी पुरानी है। वास्को डी गामा ने भारत को नहीं खोजा था, समुद्र से भारत आने वाले रास्ते को खोजा था। ठीक है जी, ये गलतफहमी सबसे पहले दूर कर लो। सबसे पहले यूरोप से अगर पानी के रास्ते हिंद महासागर होता हुआ और साउथ अफ्रीका के केप ऑफ हुड से होता हुआ अगर कोई सबसे पहले भारत आया तो वो वास्को डी गामा था। तो समुद्री रास्ते की खोज करी थी इसने, भारत की नहीं। ये कैसे भारत की खोज कर देगा? भारत तो बहुत 1000 साल पहले बन चुका है। ठीक है जी, तो देखो ये तो 1498 से यूरोप के लोग भारत में शुरू हो गए थे आने, और अभी क्या चल रहा है? 1605, 104 साल बाद की बात बता रहा हूं मैं। और ये समय ऐसा था जब जहांगीर गद्दी पर बैठा था कि अंग्रेज धीरे धीरे अब भारत पर कब्जा करना की धीरे धीरे प्लानिंग बनानी शुरू कर दी थी उन्होंने। उनको पिछले 100 साल में यह पता चल चुका था कि अगर सेंट्रल इंडिया में कोई कमजोर राजा आया तो तुरंत हम उसको हरा के और गद्दी पर पलटवार नहीं करेंगे, हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। अगर ये अंग्रेज लोग चाहते तो इन पे इतनी आर्टिलरी थी कि ये आके तबाह कर सकते थे हमें, लेकिन इन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया, इन्होंने समय लिया, 200-300 साल लिए अपने आप को भारत में स्टैब्लिश करने के लिए। और जब इन्हें बिल्कुल सही मौका मिला कि उधर मराठे लड़ रहे हैं, नीचे निजाम लड़ रहे हैं, कुतुबशाही लड़ रहे हैं, ऊपर मुगल लड़ रहे हैं, उधर से नादिर शाह आके भारत में अटैक कर रहा है, इन्होंने देखा अब भारत बिखर चुका है। जब 200, 300, 400 साल बाद अंग्रेजों को लगा कि अब बिल्कुल सटीक मौका है, तब अंग्रेजों ने अपना इक्का फेंका और फाइनली बहादुर शाह जफर को हटा के उन्होंने भारत पे 1857 में कब्जा किया। खैर कब्जा तो पहले कर लिया था 1757 में प्लासी के युद्ध में, ठीक है। लेकिन अभी देखो हुआ क्या, 1605 में जब जहांगीर गद्दी पर बैठा, तो इससे पहले तो अकबर गद्दी पर बैठा था, और अकबर के काल में भी एक बार अंग्रेजों ने भारत में घुसने की कोशिश करी थी।
आपको ध्यान हो, मैंने बताया था जब अकबर गुजरात लड़ने गया था तो कुछ पुर्तगालियों ने अकबर का रौब देख लिया था कि जब वो अपने दुश्मनों को मारता है तो कैसे मारता है। तो इन यूरोपियन की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मुगल दरबार में जा सके, वरना ये धीरे धीरे मुगल दरबार में भी अपना रौब जमाने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। लेकिन इनको बाद में पता चला कि अब तो जहांगीर राजा बन चुका है, तो जहांगीर से कुछ समझौते हमें करने चाहिए। लेकिन देखो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है जहांगीर के दरबार में उस समय देखो, अगर कोई इंग्लैंड का राजा था तो उसका नाम था जेम्स फर्स्ट। क्या नाम था जी इंग्लैंड के राजा का? जेम्स फर्स्ट। ठीक है, जेम्स फर्स्ट क्या करते हैं, थॉमस रो को भेजते हैं। किसको भेजते हैं जी? थॉमस रो को। इन थॉमस रो को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप भारत जाओ और भारत जाके जो पूरे भारत का बादशाह है उससे जाके एक अनुमति ले लो कि आप हमें भारत में व्यापार करने की छूट दे दें, आप हमें व्यापार करने की छूट दें, हम उसके बदले आपको टैक्स देंगे। तो थॉमस रो पूरा कोट पैंट टाई बेल्ट लगा के भारत आए। अब थॉमस रो को क्या लगता था कि अभी गद्दी पर बैठे हैं अकबर, इनको क्या लगता था कि अभी गद्दी पर कौन बैठे हैं? अकबर। तो इन्होंने जो पूरा लेटर अपना लिखा, बढ़िया से उस पर स्पीच लिखी जी, मुगले बादशाह अकबर जी, मैं तो आपका फैन हूं भाई, आप बड़े जबरदस्त राजा हो भाई, वाह मजा आ गया, आपकी ड्रेस इतनी बढ़िया, आपकी बॉडी इतनी बढ़िया, और आप तो यार तगड़े राजा हो, ये वो। इसने सारी जितनी बातें लिखी, इसको भी लगा गद्दी पर अकबर बैठा है, और इसने सारी बातें अकबर के लिए लिख दी। अब 1608 में ये जहांगीर के सामने गया, और जहांगीर के सामने गया, अब इसको पता ही नहीं, इसको लगा वो अकबर बैठा है, और जाके सलाम मुगले बादशाह अकबर जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, आपके लिए देखो मैंने स्पीच लिखी है, आप फलाना ठिकाना हो, आप ही तारे तोड़ के ला सकते हो, आप ही सूरज को पकड़ के ला सकते हो, आप सारे काम कर सकते हो, आप कृष्ण जी की तरफ पृथ्वी उठा लोगे, आप पहाड़ उठा लोगे, आप हनुमान जी की तरह जड़ी बूटी ले आओगे। अरे उल्टे सीधे नंबर चढ़ा दिया अकबर के। इसको लगा गद्दी पर अकबर बैठा है, इतनी तारीफ सुन के खुश हो जाएगा। गद्दी पर बैठा था जहांगीर, और उन दिनों उसने अपने बाप का विरोध किया था, आपको ध्यान हो तो। ये आया 1608 में, ये कब आया? 1608 में। जस्ट 3 साल पहले तो अकबर ने अपने बाप का विरोध किया था, नहीं किया था? अभी जहांगीर खुद अपने बाप से किनसा बड़ा था, और ऊपर से आके उसके बाप का सारा नगमा पढ़ दिया थॉमस रो ने। थॉमस रो को पकड़ा जहांगीर ने, मारी लात 5 साल कि भाई अकबर कहां बैठा है गद्दी पर, हम बैठे, हमारा नाम लिख उसमें। कह रहा है यार ये तो गलती हो गई, लोग हमने तो इतने राई के पहाड़ पे उसको चढ़ा दिया, और पता चला जिसे चढ़ा रहे वो तो मर चुका है, उसका बेटा गद्दी पर बैठ चुका है। लेकिन जहांगीर को अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी कि यार हम सब तो ये लहंगा चुन्नी पहनने वाले इंसान, ये मुकुट पहन लिया, कोट ये सब पहन लिया, हीरे जवाहरात, अब ये आया था भाई काला चश्मा लगा के गुच्ची का, बिल्कुल प्रेस करवा के कोट पैंट। जहांगीर ने बोला यार ये भारत का सैंपल तो नहीं लग रहा है, कहां का? पता चला विदेश से आया है, तो थोड़ी सी तो इज्जत देनी पड़ेगी। और ऊपर से आके इंग्लिश बोलता था, हम तुम्हारे दरबार में आया है, ऐसे करके बोलते थे ये। आपने देखा भी होगा अंग्रेज बेचारे हिंदी कैसे बोलेंगे। तो जहांगीर ने बोला यार इतनी बेइज्जती भी करनी किसी की अच्छी नहीं है, अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के बराबर होता है। तब इसको उपाधि दे दी थी एक थॉमस रो को, इंग्लिश खान की। किसकी उपाधि दे दी थी? इंग्लिश खान की। ये चीज याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इंग्लिश खान की इसको उपाधि दे दी थी, और ये चला गया, ये वापस गया जेम्स फर्स्ट के पास। जेम्स फर्स्ट ने पूछा, हाँ भाई बताओ, हम भारत में कंपनी डालना चाहते हैं, कंपनी डालेंगे, धीरे धीरे वो कंपनी को बड़ा करते जाएंगे। भारत के लोग तो अनपढ़ है, इलिटरेसी है, गरीबी है, धीरे धीरे उन्हें दबाते जाएंगे, और एक समय बाद भारत पे कब्जा कर लेंगे। उन्होंने बोला जी सबसे बड़ी गलती हो गई, मैंने खत में नाम लिख दिया अकबर का, अकबर तो गद्दी पे बैठा ही नहीं है, उसका बेटा बैठा है, और उसने मुझे मार डांट कर भगा दिया, वो तो अच्छा एक उपाधि दे दी, किस नाम की? इंग्लिश खान की। जेम्स फर्स्ट ने बोला ले यार, लेकिन जेम्स फर्स्ट ने कुछ समय बाद 1615 में फिर दोबारा ट्राई किया, और इस बार जेम्स फर्स्ट ने 1615 में थॉमस रो को ना भेज के भेजा हॉकिंग्स को। किसको भेजा जी? कैप्टन हॉकिंग को। और हॉकिंग इस बार जहांगीर से यह समझौता करने में सफल रहा कि जहांगीर कुछ पैसे लेगा टैक्स के रूप में, और उसके बदले जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में कंपनी सेटअप करने की अनुमति दे दी।
इन्होंने उल्टे सीधे चढ़ा के जहांगीर को राई के पहाड़ पर, वो तो वैसे ही भैया शराबी नशेड़ी लड़कियों के चक्कर में पागल, उसकी तारीफ करती होगी लड़कियों के आगे। जहांगीर भी कह रहा होगा भाई मजा आ गया, ले क्या चाहिए तेरे को, कितनी जमीन चाहिए, 100 बीघा ले, 500 बीघा ले जा। लड़की के आगे लड़का कई बार कर देता है ना गर्मजोशी में। तो 1615 में अंग्रेजों और मुगलों के बीच में एक समझौता हुआ। फ्रेंच भाषा में जब भी कोई एग्रीमेंट पे साइन होता है तो उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं जी? मैग्ना कार्टा। इसलिए जब आप इतिहास पढ़ेंगे आपको किताबों में बार बार एक शब्द देखने को मिलेगा, मैग्ना कार्टा। इसका मतलब दो पार्टियों के बीच में समझौता। तो सबसे पहले अगर मुगलों से मैग्ना कार्टा किसी ने साइन कराया था तो वो कौन था? हॉकिंस, 1615 में। ठीक है। अच्छा, जहांगीर के समय तक अंग्रेज ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम मुगलों को हटा के उनकी जगह आ जाएंगे। एक्चुअली मुगलों के पतन का कारण अंग्रेज नहीं थे, मुगल खुद थे। अभी तुम आगे पढ़ोगे कि औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर में ऐसे ऐसे इतने बकलोल राजा आए ना, साम्राज्य को चलाने के लिए एक अच्छा प्रतिभाशाली राजा चाहिए। राजा ही ऐसा जाए जिसे सिर्फ अय्याशी चाहिए, दारू चाहिए, डांस चाहिए, ऑर्केस्ट्रा चाहिए, शिकार पे जाएगा, ये काम होते हैं राजा के। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल में कोई राजा आया ही नहीं अच्छा, इसलिए मुगल काल धीरे धीरे खत्म होता चला गया। तो ये लास्ट एक मैंने जहांगीर के बारे में आपको बात बताई है कि जहांगीर के बारे में ये बस एक चीज याद रखना कि उसके समय दो अंग्रेज उसके दरबार में आए थे, एक थॉमस रो और एक कैप्टन हॉकी, जिनमें से एक को उपाधि दे देगी किसकी? इंग्लिश खान की। और मैग्ना कार्टा साइन कब हुआ था? 1615 में। मैग्ना कार्टा का क्या मतलब होता है? अधिकार, समझौते, अधिकार पत्र नहीं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं कि ठीक है हम आपको इतना टैक्स देंगे, उसके बदले आप हमें इतनी जमीन अपना कंपनी सेटअप करने के लिए देंगे। तो जहांगीर ने बहुत बड़ी जगह दे दी, वहां पर अंग्रेजों ने अपनी कंपनी बनाई, उसके बदले वो हर महीने या हर साल जहांगीर को टैक्स दिया करते थे, जितना भी उनके बीच तय हुआ। अब गद्दी पर बैठता है शाहजहां। कौन बैठता है? शाहजहां। शाहजहां का जन्म देखो कब हुआ जी? तो जन्म हुआ है इसका 1592 में। कब हुआ है जी जन्म? 1592। इसकी माता जी कौन थी? हम पढ़ चुके हैं, माता जी थी इसकी जगत गोसाई। माता जी कौन थी? जगत गोसाई। पिता तो आप जानते ही हो, जहांगीर। पिता कौन थे इसके? जहांगीर। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक इसका कब हुआ जी? तो राज्याभिषेक हुआ इसका 1628 में। इसके बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था खुर्रम। क्या नाम था जी? खुर्रम। और इसकी शादी, विवाह कब हुआ था मुमताज से? तो भी आपको याद रख लेना चाहिए, 1612 में इसका मुमताज से शादी हुई थी। ठीक है। तो मात्र 20 साल की उम्र, 20 साल की उम्र उस समय बहुत थी, 20 साल की उम्र में इसकी मुमताज से शादी हुई थी। अब शाहजहां के बारे में थोड़ा समझते हैं। शाहजहां जगत गोसाई का बेटा था, और ये जगत गोसाई किसकी बेटी थी? अब मैं नहीं लिखूंगा, ये आप खुद याद करके लिखना। ठीक है, सारी चीजें मैं ही लिखता रहूंगा तो हो गया काम। शाहजहां जब देखो 1622 में शाहजहां क्या करता है? 1622 में ये विद्रोह कर देता है जहांगीर का। क्या कर देता है 1622 में? विद्रोह। क्यों कर देता है? क्योंकि इन दिनों सारी प्रशासनिक ताकतें जहांगीर की रानी नूरे जहां लेने लगती है, जिससे शाहजहां खुश नहीं होता और ये लाहौर जाके, कहां चला जाता है? लाहौर। और लाहौर में जाके अपने पिता के खिलाफ बगावत कर देता है। जब ये बगावत कर देता है तो जहांगीर को नहीं लगता अच्छा कि यार ऐसा ठीक नहीं है, जबकि जहांगीर ने ये बीज खुद बोया था, क्योंकि जहांगीर ने भी अपने बाप का विद्रोह किया था राजगद्दी के चक्कर में, और राजगद्दी के चक्कर में ही शाहजहां विरोध कर देता है जहांगीर का। जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट। ठीक है। कर्मा थ्योरी इज 110% ट्रू। आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे कि आपको फल कैसा मिलेगा। ठीक है। आप अच्छे कर्म कीजिए, 110%, देयर इज नो पावर जो आपको रोक सके कि आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले। टाइम जरूर लगेगा लेकिन रिजल्ट अच्छा ही आएगा। क्योंकि जहांगीर ने अपने बाप का विरोध किया था तो नो डाउट उसके साथ भी ये चीज होनी थी, इसलिए शाहजहां ने जहांगीर का विद्रोह किया गद्दी के चक्कर में। क्यों किया? क्योंकि जहांगीर बीमार हो रहा था, तो बीमार होने के बाद
अगर तौर तरीके से बात करें तो जहांगीर के पास शक्ति किस पे आनी चाहिए थी? शाहजहां पे, लेकिन पावर एक्चुअली जा रही थी जहांगीर की बीवी नूर जहां पे, जो शाहजहां को पसंद नहीं आई, इसलिए 1622 में इसने विद्रोह किया। अब 1622 में जब इसने विद्रोह किया तो सबसे पहले जहांगीर ने अपने सबसे महान सेनापति में से एक महावत खान को भेजा। किसको भेजा? महावत खान। महावत खान को भेजा गया शाहजहां के विद्रोह को शांत करने के लिए कि जा भाई। किसने भेजा इसको? जहांगीर ने। किसको समझाने के लिए? शाहजहां को। जैसे आपको ध्यान हो पिछली क्लासेस में कि जब जहांगीर ने अकबर का विरोध किया था तो अकबर ने अपने सबसे प्रमुख नवरत्नों में से एक अबू फजल को भेजा था। तो जहांगीर ने अपने वीर सिंह बुंदेला से अबू फजल की मृत्यु करवा दी थी। यहां पर जहांगीर का सबसे प्रमुख सेनापति है महाबत खान। महाबत खान शाहजहां का विद्रोह शांत करने के लिए जाता है। अब क्योंकि महाबत खान की आर्मी बहुत बड़ी होती है और शाहजहां की आर्मी कंपैरेटिवली छोटी होती है, तो महाबत खान जैसे तैसे करके इस विद्रोह को शांत कर देता है। और दूसरी बात क्या है ना, महाबत खान बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही लगाव होता है जहांगीर को इससे, महाबत खान से बहुत भरोसा होता है। और एक बार फिर ये शाहजहां का विद्रोह शांत करके जहांगीर का भरोसा जीत लेता है। और धीरे 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 जहांगीर का इसकी तरफ अच्छा खासा ध्यान जाने लगता है कि हां, अगर इसको बड़ा ओहदा दिया जाए तो ये अच्छा काम करेगा। लेकिन ये बात बाकी के सेनापति अधिकारियों को और बाकी नूर जहां थी उसको महाबत खान पसंद नहीं आता। नूर जहां को लगने लगता है कि ये जहांगीर का बहुत भरोसेमंद हो चुका है, धीरे धीरे जहांगीर का भरोसा जीत रहा है। कल को जहांगीर तेज तवज्जो या जोश में आके अगर इसको कुछ पावर दे देंगे तो ये ताकतशाली होके हो सकता है कि तख्ता पलट कर दे और हमें ही गद्दी से हटा दे। तो नूर जहां इसके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर देती है और बाकी अधिकारियों को अपने साइड करके महाबत खान को उसके अधिकार पोस्ट पे से हटवा देती है। जब महाबत खान को उसकी गद्दी से हटाया जाता है तो यह बात महाबत खान को बहुत चुभती है कि यार, मैंने जहांगीर के लिए इतना कुछ किया, इवन उसके बेटे के विद्रोह को शांत करने में गया। मैंने हमेशा जहांगीर को अपना राजा माना, उसको बाप की मैंने बिल्कुल तवज्जो दी और हमेशा मैंने उसके लिए इतने काम किए, और आज वो नूर जहां के चक्कर में फंस के मुझे मेरी उसने गद्दी पे से हटा दिया, मेरी तो कुछ इज्जत ही नहीं बची। इसलिए अब जहांगीर से बदला लेने के लिए महाबत खान जाके मिल जाता है शाहजहां से कि शाहजहां, तेरे को गद्दी पे बैठना है, मैं तेरे को गद्दी पे बिठाऊंगा, तू मेरा साथ दे। और शाहजहां को चाहिए था कि महाबत खान जैसा कुशल महान योद्धा शाहजहां के साथ हो, क्योंकि जहांगीर से तख्ता पलट करना आसान बात तो होती नहीं। तो 1628 में खुद जहांगीर जाता है फाइनली लाहौर। कहां जाता है? जहांगीर खुद जाता है लाहौर। किसको समझाने? शाहजहां को कि बेटा विद्रोह नहीं करते, इकलौता तू ही मेरी बेलखड़ी औलाद है, मेरे मरने के बाद तख्ती पे तो तुझे ही बैठना है, तू टेंशन क्यों ले रहा है। लेकिन शाहजहां को एक तो उधर से महाबत खान अब चढ़ा रहा था, ऊपर से मुमताज भी धीरे धीरे उसको बोल रही थी कि आप राजा बनेंगे तभी तो मैं रानी बनूंगी, तो आप फटाफट राजा बनिए, मारिए आप ससुर जो चाकू वाकू कुछ भी मारिए और आप गद्दी हासिल कीजिए। उधर जो मुमताज के पिताजी थे आसफ खान, वो धीरे 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 जहांगीर को मतलब पीछे से धोखा दे रहे थे। ठीक है, तो अब जहांगीर बैकफुट पे जा रहा था और शाहजहां की पावर बढ़ रही थी, क्योंकि सारे ताकतवर लोग आगे किससे मिल गए? शाहजहां से। और 1628 में जब जहांगीर खुद लाहौर इसको समझाने गया तो 1628 में महाबत खान की मदद से इसको जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहजहां जो बीज बो रहा है उसका फल इसको भी आगे देखने के लिए मिलेगा। जैसे इसने जहांगीर को गिरफ्तार किया है ना, आगे जाके औरंगजेब भी इसके साथ ही ऐसा करेगा। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं कि जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कहावतें हैं जो चलती हुई आ रही हैं, इनका कोई तौर तवज्जो नहीं है, कोई इंप्लीमेंटेशंस नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी पढ़ी होगी बच्चों आपने। नेचर अपने आप उन चीजों को नेचर से एलिमिनेट कर देता है जो वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये चीजें इतने लंबे समय से एग्जिस्ट करती आ रही हैं क्योंकि ये सच है तभी कर रही हैं, वरना आप खुद समझते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब हिस्ट्री पर आ जाते हैं, बायोलॉजी छोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या होता क्या है, 1628 में लाहौर में बेचारे जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1628 तक जहांगीर बहुत ज्यादा बीमार होता है और गिरफ्तारी के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है।
हालांकि इसको बीच में भगा के ले जाती है नूरे जहां खेल खिलाफ से, लेकिन 1628 में इसकी लाहौर में मृत्यु हो जाती है। इसकी तहे दिल से एक तमन्ना होती है कि मेरे को मरने के बाद लाहौर में दफनाया जाए, और लाहौर में कौन से मकबरे में, जो इसने लाहौर में खुद खड़े होकर अनारकली का मकबरा बनवाया था। तो उस मकबरे में 1628 में इसको दफना दिया जाता है, और फाइनली गद्दी पर कौन बैठता है? शाहजहां। ठीक है जी, समझे राज्याभिषेक शाहजहां का कैसे हुआ? ऐसे हुआ 1622 में उसने किसका विद्रोह किया? जहांगीर अपने बाप का। उस विद्रोह को शांत करने के लिए महाबत खान को भेजा गया। महाबत खान ने उस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन महाबत खान धीरे धीरे जहांगीर का करीबी बनने लगा। ये बात उसकी बीवी नूर जहां को और बाकी के अधिकारियों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने षड्यंत्र रच के महाबत खान को उसके तख्त पर से हटवा दिया, उसका जो पोस्ट थी उससे हटवा दिया। ये नाराज होकर शाहजहां से मिल गया। 1628 में जब जहांगीर खुद शाहजहां से समझौता करने या उसको समझाने गया, तो महाबत खान ने जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि नूर महल ने, नूरे जहां ने जैसे तैसे करके उस गिरफ्तारी में से, उस जेल में से जहांगीर को निकाला भी, लेकिन इस समय तक जहांगीर इतना बीमार रहने लगा था कि 1628 में उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसे लाहौर में दफना दिया गया अनारकली के मकबरे में। ठीक है, अब देखो शाहजहां गद्दी पर बैठता है। अब जब शाहजहां गद्दी पर बैठता है तो ये सारी चीजें तो आपने लिख ली। इसकी पत्नी कौन है? मुमताज। ठीक है, और इसके ससुर जी कौन है? आसफ खान। आसफ खान क्या करते हैं कि शाहजहां के तख्त पर अगर कहीं थोड़ा बहुत खतरा था, तो वो शाहजहां के चचेरे भाई और बाकी के दो चार छोटे मोटे लोग, जो हो सकता था कि आने वाले टाइम में शाहजहां को चुनौती दे और तख्ता पलट कर दे। इसलिए आसफ खान शाहजहां के गद्दी पर बैठते के साथ ही शुरुआती ही दौर में जितने भी शाहजहां के लिए खतरे थे सबको मरवा देता है, सो दैट शाहजहां का सफर बिल्कुल ठीक रहे। जब ये राज्याभिषेक इसका होता है, जब ये तख्ती पर बैठता है, तो आसपास शाहजहां के जितने भी इसके चचेरे भाई, आसपास के जितने भी सौतेले भाई जो शाहजहां का विरोध करने की सोच रहे होते हैं, शाहजहां सबको कटवा देता है और फाइनली गद्दी पर बैठता है। अब इसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, अगेन वही दक्षिण भारत। किसको जीतना है? दक्षिण भारत को। क्यों जीतना है दक्षिण भारत? क्योंकि अकबर गया, अकबर ने दक्षिण भारत के 4 हिस्सों को जीता था। किस किस को? तो हम जानते हैं, अहमदनगर, खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा। अकबर ने सबसे पहले ये जीते थे, लास्ट क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन 1602 के आसपास जब जहांगीर विरोध कर देता है अकबर का, तो मुगल आपसी भेदभाव में व्यस्त रह जाते हैं। इसका फायदा उठा के मलिक अंबर दोबारा से इन सारी चीजों को क्या कर लेता है? अपने कब्जे में ले लेता है। तो दक्षिण भारत फिर दोबारा मुगलों के हाथ से चला जाता है। इसलिए जब अकबर के बाद अगला राजा जहांगीर बनता है, तो फिर वो दक्षिण भारत जीतने के लिए सबसे पहले किसको भेजता है? अब्दुल रहीम को। लेकिन अब्दुल रहीम नहीं जीत पाते, क्योंकि इन दिनों अगर दक्षिण भारत का कोई सबसे तगड़ा सेनापति था तो वो था मलिक अंबर। मलिक अंबर के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये क्यों मुगलों को हरा देता है जहांगीर के काल में? क्योंकि ये जाके मराठाओं के साथ साथ नीचे जो निजाम शाही चल रही थी उनसे और गोलकुंडा के सारे राजाओं से जाके ये समझौते कर लेता है, और दक्षिण भारत में एक ये बहुत ही शिक्षित, सुनिश्चित, मतलब पूरी सी ट्रेनिंग दी हुई आर्मी बना लेता है, जो पूरी ट्रेनिंग के साथ लड़ना सीखती है। और ये आर्मी इतनी बड़ी होती है इन सारों की कि मुगल सल्तनत इनकी टक्कर नहीं ले पाती। और जब तक मलिक अंबर जिंदा रहा, उसने मुगलों का जीना हराम कर दिया। दक्षिण भारत ने सरेंडर नहीं किया। ठीक है, अब देखो अगेन फिर वही स्थिति आ गई कि जहांगीर का विरोध कर दिया था शाहजहां ने 1622 में, और 1622 से लगभग 1628 तक ये जो पूरा मुगल एम्पायर था, ये मुगल एम्पायर फिर से आपसी उलझनों में व्यस्त हो गया। दक्षिण भारत को फिर समय मिल गया मुगलों से अपने आप को स्वतंत्र कराने का, और मुगलों ने एक बार, मुगलों कह रहा हूं, दक्षिण भारत के लोगों ने फिर अपने आप को मुगलों से अलग कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। तो शाहजहां के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि कैसे ना कैसे करके दक्षिण भारत को भारत में, मुगल सल्तनत में मिलाया जाए। अब ये भी जानता था शाहजहां कि दक्षिण भारत को मैं जाके
अकबर की तरह ये नहीं कि हर जगह जाके पैर फैलाऊंगा, अकबर पे एक बहुत सुनिश्चित आर्मी थी। शाहजहां के समय थोड़े मुगल जो है ना बैकफुट पे जाने शुरू हो गए थे, तो वो जानता था कि अभी मेरे लिए सबसे मेन चीज है कि उधर से काबुल कंधार से भी आक्रमण हो रहे हैं, उसको भी टैकल करना है, आपस में भी कुछ भी हो सकता है, वहां टैकल करना है। तो दक्षिण भारत पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ थोड़ी बहुत जगह जीतूंगा। इसलिए वो अपना मेन फोकस करता है अहमदनगर। तो अहमदनगर जीतने के लिए सबसे पहले ये क्या करता है शाहजहां कि अपने सबसे प्रमुख सेनापतियों में से एक खान ए जहां लोदी को भेजता है। खान ए जहां लोदी ये सेनापति है, किसका सेनापति है जी? ये शाहजहां का। इसको क्या जिम्मेदारी दी गई है कि जा और दक्षिण भारत जीत के आ। तो ये जाता है, लेकिन ये नाकाम हो जाता है, ये दक्षिण भारत को जीत नहीं पाता। जब ये हार के वापस शाहजहां के दरबार में लौटता है तो शाहजहां बोलता है यार मैंने तुझे दक्षिण भारत जीतने के लिए भेजा था, तू जीत क्यों नहीं पाया? तो उन्होंने बोला उनका जो संगठन है वो काफी मजबूत है, ट्रेनिंग है और उनके पास अच्छा कॉम्बिनेशन है। अपनी आर्मी इतने पहाड़ इतने सारी नदियां लांग के नीचे गई, हम थक चुके थे, वो बिल्कुल चुस्त थे, तो उन्होंने हमें मार दिया, हरा दिया। तो शाहजहां नाराज होकर इसे इसकी तख्त पे से हटा देता है, इससे इसकी पोस्ट वापस ले लेता है। तो भाई इसकी नाक कट जाती है समाज में, क्योंकि ये बड़ा इगोइस्टिक इंसान कि हम हैं तो जहां हैं, हम नहीं तो कुछ नहीं। और ये गुस्सा करके दोबारा दक्षिण भारत में जाके जो मुगलों के कट्टर दुश्मन है वहां जाके शरण ले लेता है। वहां जाके क्या ले लेता है? खान ए जहां लोदी शरण। क्यों ले लेता है? क्योंकि शाहजहां इसकी बेइज्जती करता है। अब ये शाहजहां को पसंद नहीं आता कि मेरा एक तो दक्षिण भारत से ऑलरेडी दुश्मनी है और जिसे मैंने धमकाया वो भी जाके मेरे दुश्मनों के यहां पर रह रहा है। तो ये तो सीधा मुगल को चुनौती थी, मुगलों को, कि कोई भी मुगलों का विरोध करेगा और अगर मुगल उससे कुछ बोलेंगे तो वो जाके दक्षिण भारत में छुप जाएगा। वो दक्षिण भारत में क्यों जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा था कि हो सकता है कि मुगलों की दक्षिण भारत पर पकड़ अच्छी ना हो। तो शाहजहां ने बोला भाई अब इसका इलाज करना पड़ेगा, दक्षिण भारत जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दक्षिण भारत के राजाओं से बोलता है कि भाई तुमने मेरे दुश्मन खान ए जहां लोदी को शरण दे रखी है, उसको महल में से निकाल दो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। सेम वही शेर शाह सूरी और मालदेव वाली कहानी आ गई कि दुश्मनों को शरण दे देते हो। तो भाई मान के चलो मेरा कोई दुश्मन है और वो किसी के घर में जाके रहने लगा है, तो मैं तो उसके घर वालों को बोलूंगा नहीं भाई ये मेरा दुश्मन है, मैं इसे मारूंगा और अगर तुम नहीं भेजोगे इसको तो इसके चक्कर में तुम भी मरोगे। और वो बोलेंगे नहीं भेजेंगे, तेरे पे जो बस की है आजा कर ले, तो मैं तो जाऊंगा मारने। ह्यूमन नेचर तो यही कहता है। तो शाहजहां खुद दक्षिण भारत गया और खान ए जहां लोदी के चक्कर में इनका युद्ध हो गया। इस बार खान ए जहां लोदी किसकी साइड से लड़ रहा था? दक्षिण भारत की वजह तरफ से लड़ रहा था। लेकिन शाहजहां क्योंकि इससे पहले अपने समय में जहांगीर के काल में भी कई बार दक्षिण भारत जाके युद्ध लड़ चुका था, तो शाहजहां को दक्षिण भारत का आइडिया था और फिर दोबारा वो तीसरी बार, जहांगीर के समय में 2 बार वो हराता है दक्षिण भारत के राजाओं को, तीसरी बार वो फिर दोबारा इन दक्षिण भारत के राजाओं को हरा देता है। समझे जी? और दक्षिण भारत के राजाओं को हराने के बाद वो जाके उन पे ज्यादती नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अहमदनगर पे कब्जा कर लेता है और बाकी सारी राजाओं से बोल देता है कि भैया देखो ज्यादा तितर बितर मत करो, चुपचाप अब हार गए हो, अपनी गद्दी पर बैठो, सिक्का मेरा चलवाओ, खुतबा मेरा पढ़वाओ, नमाज में नाम मेरा अदा होगा और जितना मैं टैक्स मांगूंगा चुपचाप मेरे को टैक्स दोगे, चूचाप बिल्कुल नहीं। और क्योंकि ये सारे के सारे राजा हारे थे तो इनको शाहजहां से समझौता करना पड़ा। लेकिन इतने ही ऊपर जो जम्मू कश्मीर के इधर काबुल कंधार वाला अफगानिस्तान वाला एरिया था वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा था कि शाहजहां ज्यादा अपना ध्यान दक्षिण भारत में दे नहीं पाया और उसे दोबारा वापस उत्तर भारत आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि उधर काबुल कंधार वाला एरिया बहुत डिस्टर्ब हो गया था, वो बिल्कुल मुगलों से स्वतंत्र होने की बिल्कुल कगार पर आ गया था और मुगल सल्तनत बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारा साम्राज्य का विघटन हो, वो हमसे टूटे। इसलिए तुरंत शाहजहां दक्षिण भारत को छोड़ करके उत्तर भारत आ गया और फिर उसने अपना ध्यान दिया काबुल कंधार पे। लेकिन शाहजहां चाह के भी इस चीज को नहीं रोक पाया। शाहजहां के समय
काबुल कंधार मुगल सल्तनत से टूट के अलग हो गया। अब मुगलों की सीमा रह गई थी सिंध तक, सिंध, मुल्तान, पेशावर, लाहौर वाले एरिया तक। तो लाहौर, अफगानिस्तान को भारत में जीत के कौन लाया था? तो पूरी तरीके से जीत के अकबर लाया था। किसके समय अफगानिस्तान इनके हाथ से निकल गया? तो शाहजहां के समय इनके हाथ से अफगानिस्तान निकल गया। ठीक है जी, इतना ध्यान रखना। दक्षिण भारत की युद्ध की नीति है, ये सब लिखते रहा करो। ठीक है, अब देखो, ये तो था भैया इसके युद्ध के बारे में कि इसने दक्षिण भारत का युद्ध ऐसे जीता। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी। किसके बारे में जी? पर्सनल लाइफ के बारे में। ठीक है, इसका विवाह हुआ मुमताज से। इसका विवाह हुआ मुमताज से। ठीक है, किस साल हुआ? वर्ष कौन सा था? तो मुमताज से इसका वर्ष हुआ, जो विवाह हुआ था वो हुआ था 1612 में। ठीक है, 1612 एडी। अब आप ये लगाओ, इस शाहजहां और मुमताज के 14 संतान हुए। कितनी संतानें हुई? 14। देख रहे हो, आर्मी बनाने में व्यस्त है शाहजहां, आगे पीछे का कोई ध्यान नहीं। मुमताज के पीछे बहुत पागल था, अभी हम आगे समझेंगे। 14 बच्चों को जन्म दिया था मुमताज ने, और 14वें बच्चे की पीड़ा प्रसव से, मतलब प्रसव से उसको इतनी पीड़ा हुई, प्रेगनेंसी के समय उसकी इतनी पीड़ा हुई कि 14वें बच्चे की डिलीवरी के समय मुमताज की डेथ हो गई थी। तितर बितर हो गया था शाहजहां मुमताज की मृत्यु के बाद, और उसकी मृत्यु ने शाहजहां पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा कि उसी के लिए उसने क्या बना घेरा? मुमताज महल, ताजमहल। ठीक है, तो इनमें से 14 में से इसके 7 जो संतानें थी वो तो खत्म हो गई, क्योंकि आप पहले जानते हैं पहले सर्वाइवल रेट बड़ा कम था, डेथ ज्यादा हो जाया करती थी, क्योंकि इतना ज्यादा जागरूकता थी नहीं, तो बच्चे मर जाया करते थे पहले। तो 14 में से इसके कितने, मुमताज के कितने बच्चे बचे? 4, 7 बचे टोटल, जिनमें से 4 थे बेटे, 4 थे बेटे और 3 थी बेटी। ठीक है, 3 थी बेटी। सबसे बड़े बेटे का नाम था दारा शिकोह। क्या नाम था जी? दारा शिकोह। ये सबसे समझदार और सबसे बड़ा बेटा था किसका? शाहजहां का। एक का नाम था मुराद बख्श, मुराद बख्श। तीसरे ये कट्टर जी हमारे। देखो, इसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। अभी जब हम शाहजहां को पूरा पढ़ लेंगे ना, तो इसे पढ़ेंगे, औरंगजेब को जी। इसके बारे में तो जितना कहे उतना कम। कितना कट्टर था अभी आगे समझना। चौथा जो इसका बेटा था वो था शुजा, शाह शुजा इसका पूरा नाम है। ये थे इसके 4 बेटे, 3 थी इसकी बेटियां, 3 थी इसकी बेटियां। एक रोशन आरा, एक गौहन आरा, रोशन आरा, गौहन आरा और एक जहान आरा। आरा आरा याद कर लो, फिर तो रोशन, गौहन और ये याद कर लो। ठीक है जी। मुमताज में से ये इसके सबसे बड़े बेटे थे दारा शिकोह, एक मुराद बख्श, औरंगजेब शुजा, 3 बेटियां थी, रोशन आरा, गौहन आरा और जहान आरा। जहान आरा का प्रभाव बड़ा ज्यादा था। ठीक है, अब कैसे कैसे शाहजहां का सफर आगे बढ़ा। मुमताज महल, लाल किला, जामा मस्जिद, लाहौर में शीश महल कैसे कैसे बने, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे, और इसके आगे की कहानी हम कंटिन्यू अगले लेक्चर में करेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।